हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। देखिए कि होता क्या है मांग का सिद्धांत। उससे पहले हम ये देखेंगे डिमांड मांग क्या होती है। नॉर्मली जर्नल में हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी डिज़ायर होती है, वांट होती है, डिमांड, ये तीनों सेम चीज़ होती हैं। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में ये तीनों सेम नहीं होती। हम अगर इनको डीपली डिफाइन करें तो ये तीनों अलग अलग होती हैं। देखिए डिज़ायर क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी का मतलब आपके पास मनी नहीं है उस चीज़ को ख़रीदने की, तो वो आपने जो सोचा है वो आपकी क्या रह जाएगी, सिर्फ इच्छा बन के रह जाएगी, आपकी डिज़ायर बन के रह जाएगी। वांट क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को खरीदने के इच्छुक हैं, आपके मन में उस चीज़ को खरीदने का विचार आया, आप कैपेबल भी हैं उस चीज़ को खरीदने के, लेकिन किसी भी रीज़न से आप उसको खरीद नहीं पा रहे, तो आपकी क्या रह जाएगी, सिर्फ वांट बन के रह जाएगी, वो आपकी डिमांड नहीं होगी। डिमांड क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को खरीदने के इच्छुक भी हैं और आप कैपेबल भी हैं और आप उस चीज़ को खरीदना चाहते भी हैं, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी डिज़ायर डिमांड में चेंज हो जाएगी। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, डिज़ायर में आप किसी चीज़ को खरीदने के कैपेबल नहीं है, वांट में आप खरीदने के कैपेबल हैं लेकिन आप किसी भी रीज़न से उसको खरीद नहीं रहे, लेकिन डिमांड में आप उसको खरीदना भी चाहते हैं, आप उसको खरीदने के कैपेबल भी हैं, एबिलिटी है आपके अंदर उस चीज़ को खरीदने की, तो आपकी क्या बन जाएगी, मांग। इकोनॉमिक्स में डिमांड को हम कुछ आगे और स्पेशल मीनिंग में उसको डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, डिमांड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, जब कोई बायर किसी चीज़ को खरीदना चाहता है, किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा भी है उसे खरीदने की, वो कैपेबल भी है उसे खरीदने के। कब, जब हमारा समय निश्चित हो, एक निश्चित समय में हम उसे खरीदने के इच्छुक हैं और कैपेबल हैं, और एक निश्चित प्राइस पर, निश्चित कीमत पर। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। उस टाइम पे जब बाकी चीज़ें हमारी अपरिवर्तित रहती हैं, उस समय पे कोई क्रेता है, वो किसी चीज़ को खरीदना भी चाहता है, उसकी इच्छा भी उसे खरीदने की, वो उसे खरीदने के कैपेबल भी है एक निश्चित प्राइस पर, तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कोई वस्तु है, उसके ₹5 हैं और अब आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, 1, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। कि किसी वस्तु के प्राइस ₹5 है और उसकी कितनी उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं आप, 1, तो वो कहलाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या होती है, जब कोई बायर, कोई क्रेता किसी वस्तु को खरीदने का इच्छुक भी है, कैपेबल भी है एक निश्चित समय पर, लेकिन कब, विभिन्न प्राइस पर, अलग अलग कीमतों पर, वो अलग अलग वस्तु की जो मात्रा खरीदने को इच्छुक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिमांड। जैसे देखिए किसी वस्तु के प्राइस अगर ₹5 हैं, तो वो कितनी डिमांड कर रहा है उसकी, 1, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 1। अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं 4, तो डिमांड वो बढ़ा देता है अपनी, अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, वो कितनी परचेज कर रहा है, 2। फिर 3 है प्राइस, तो वो फिर डिमांड करता है 3 क्वांटिटी की। तो इस तरीके से विभिन्न प्राइस पर, वेरियस प्राइस पर, वो वेरियस जो क्वांटिटी खरीदने के कैपेबल है और इच्छुक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी डिमांड। आई होप आपको क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड में मीनिंग क्लियर हो गया होगा। क्वांटिटी डिमांडेड में आप एक निश्चित प्राइस पर निश्चित वस्तु की मात्रा खरीदते हैं, लेकिन डिमांड में आप विभिन्न प्राइस पर विभिन्न वस्तु खरीदने के इच्छुक होते हैं और कैपेबल होते हैं। इसमें एक लाइन ऐड होती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो अदर थिंग्स आपकी क्या है जो इक्वल होनी चाहिए, जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिमांड शेड्यूल एंड कर्व क्या होता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी मात्रा ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन अगर उसकी कीमत ज़्यादा हो तो हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदते हैं। तो डिमांड, यहाँ पे हमारा वही साइकोलॉजी चलती है इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमारी वही चीज़ चलती है कि जब प्राइस कम होते हैं तो हम वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदते हैं, जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो वस्तु की मात्रा कम खरीदते हैं। डिमांड शेड्यूल एंड कर्व हमारा क्या होता है, इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिमांड शेड्यूल को पहले देखिए, डिमांड शेड्यूल को फर्दर कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या करते हैं, जब हम मार्केट के अंदर सिर्फ किसी एक क्रेता की, एक हमारा कोई बायर है, उसकी हम डिमांड को जब डिफाइन करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे देखिए, मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है, हमारा ए कोई पर्सन बायर है,
जब 5 कीमत है, 5 प्राइस है किसी वस्तु की, तो उसकी 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम, कीमत कम हो गई 4 हो गई, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर कीमत और कम हो गई तो हमने क्वांटिटी और बढ़ा दी। तो इस तरीके से जब एक टेबल की फॉर्म में हम किसी पर्सन की, किसी एक बायर की डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल आपका क्या होता है, मार्केट के अंदर जितने भी हमारे बायर्स हैं उन सब की डिमांड को जब हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मान लीजिए ए कोई बायर है, बी कोई बायर है, ए हमारा कोई बायर है, बी हमारा कोई बायर है। तो ए की जब प्राइस 5 है तो ए क्वांटिटी 1 खरीद रहा है, 5 प्राइस कम हो गए 4 हो गए तो क्वांटिटी ए ने बढ़ा दी 2 कर दी, प्राइस और कम हो गए 3 तो क्वांटिटी उसने और बढ़ा दी 3। अब मान लीजिए बी की इसी तरह, जब प्राइस 5 है तो वो कोई क्वांटिटी नहीं खरीद रहा, जब प्राइस 4 हो गए तो उसने 1 परचेज़ की, जब 3 प्राइस हो गए तो क्वांटिटी उसने और बढ़ा दी, उसने 2 कर दी। अब मार्केट में क्या करेंगे हम, मार्केट डिमांड कर्व में, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है, उनको ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे प्राइस 5, 4 एंड 3 है, 5 प्राइस पे 5, 4 एंड 3, इस कीमत पर ए जो क्रेता है, बी जो क्रेता है, मार्केट के अंदर हमने माना है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही बायर हैं, जितने भी बायर होते हैं उन सबकी डिमांड को हम जब ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए 5 जो कीमत है, 5 जो प्राइसेस पे ए हमारा क्या डिमांड कर रहा है, 1 क्वांटिटी, बी 0, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें मार्केट डिमांड कितनी मिल जाएगी, 1। इसी तरह 4 प्राइस पर ए की डिमांड 2 है, बी की डिमांड 1 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह 3 प्राइस पर ए की डिमांड 3 है, बी की 2 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या डिमांड मिलेगी, मार्केट डिमांड 5। तो ये कहलाता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब मार्केट के अंदर हमारे जितने भी क्रेता होते हैं उन सबकी डिमांड को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, मार्केट डिमांड। उसको हम जब टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो हमारा कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए आगे, अब देखिए डिमांड कर्व क्या होगा। जिस तरह डिमांड शेड्यूल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरह डिमांड कर्व को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। कर्व में क्या होता है कि जो हमने टेबल बनाई थी, जो शेड्यूल बनाया था, उसको जब हम एक डायग्राम की फॉर्म दे देते हैं तो हमारा कहलाता है डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने अपना इंडिविजुअल में जब हम एक पर्सन की डिमांड को डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे हमने बायर माना था अपना ए। अब जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं, हम प्राइस के साथ जब किसी चीज़ का रिलेशन शो करते हैं तो प्राइस हमारा हमेशा कौन से एक्सिस पे होगा, ओ एक्स एक्सिस पे। प्राइस के साथ हम दूसरी जिस चीज़ का रिलेशन बता रहे हैं वो हमारी कौन से एक्सिस पे होगी, ओ वाई एक्सिस पे। तो जब हमने क्या देखा था शेड्यूल के अंदर, जब हमारी प्राइस, अब देखिए प्राइस मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम इसी तरह सेम पोर्शन होना चाहिए यहाँ पे, सेम इसी तरह क्वांटिटी का भी सेम पोर्शन होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। हमने क्या देखा था, ए जो हमारा बायर था, जब प्राइस 5 थी तो वो क्वांटिटी 1 की डिमांड कर रहा था, जब प्राइस कम हो गए 4 हो गए तो उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, वो 2 क्वांटिटी खरीद रहा था, जब प्राइस और कम हो गए 3 हो गए तो उसने क्वांटिटी और बढ़ा दी। सेम इसी तरह उसे आगे और कर सकते हो, प्राइस और कम हो गए क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, प्राइस बिल्कुल कम हो गए तो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ की। जब हम इन पॉइंट्स को एक दूसरे से टच कर देते हैं तो जो हमें ये कर्व मिलता है ये हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। अब हमने यहाँ पे एक ही बायर की डिमांड शो की है तो हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेम इसी तरह अब देखिए मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। जब हमारे जितने बायर हैं ए एंड बी, उनका हम जब कर्व बनाएंगे और जब उन सबकी डिमांड कर्व को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। देखिए ए की जो टेबल बनाई थी उसी के बेसिस पे हम उसका कर्व बनाएंगे। सॉरी लास्ट में मैंने गलत कर दिया था, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस होता है। ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं। तो हमने देखा था कि जब कीमत 5 है तो ए 1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, कीमत कम हो गई उसने क्वांटिटी बढ़ा दी 2, 3 हो गई तो 3, 4 तो 2 सॉरी जब कीमत कम हो गई 3 तो क्वांटिटी बढ़ा दी 4, जब कीमत और कम हो गई 1 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई
5। तो इन सब पॉइंट्स को जब हम ऐड कर देते तो हमें क्या मिल गया, ए का डिमांड कर्व। अब हम देखिए बी का डिमांड कर्व बनाएंगे इसी तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने देखा था कि जब प्राइस 5 थे तो वो कोई क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं बनेगा। जब प्राइस 4 थे तो उसने क्वांटिटी 1 परचेज की, प्राइस 3 हो गए तो क्वांटिटी 2 परचेज की, प्राइस 2 हो गए तो क्वांटिटी 3 परचेज की, प्राइस 1 हो गए तो क्वांटिटी 4। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, बी का डिमांड कर्व। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों कर्व को ऐड करके जब हम कर्व बनाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। 5 प्राइस पे ए ने कितनी डिमांड की थी, 1, बी की 0 थी तो 5 प्राइस पे डिमांड 1 ही रहेगी। 4 प्राइस पे ए ने डिमांड की है 2 गुड्स की एंड बी ने डिमांड की है 1 गुड्स की, तो क्वांटिटी, तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई, तो आपकी मार्केट डिमांड हो गई, ए की 2 एंड बी की 1, तो डिमांड हो गई 3। जब प्राइस 3 है तो ए ने डिमांड की 3 की एंड बी ने डिमांड की 2 की, तो 3 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हो गई, 5। तो इस तरीके से जब इन तीनों पॉइंट्स को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जितने भी हमारे बायर्स हैं उन सबके डिमांड को जब हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जितने भी बायर्स हैं उन सबकी डिमांड को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व में हम डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं। एक पर्सन का अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, एक पर्सन की डिमांड का डायग्राम बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा। अगर मार्केट के अंदर जितने भी बायर्स हैं उन सबकी क्या करेंगे, हम डिमांड को टेबल के डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। अब देखिए डिमांड फंक्शन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। डिमांड फंक्शन मतलब डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मांग के क्या क्या तत्व होते हैं, उनको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए क्या होते हैं ये। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा, मतलब किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है एक बायर की डिमांड पर। प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस वस्तु की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उस वस्तु की मांग को। मैंने बताया था प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो हम उस वस्तु की कीमत कम खरीदते हैं, प्राइस जब कम हो जाते हैं तो वस्तु की कीमत हम ज़्यादा खरीदते हैं। आगे होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु 2 होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होंगी, जिस वस्तु का हम एक वस्तु की जगह जब हम दूसरी वस्तु का यूज़ कर सकते हैं वो हमारी कहलाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी स्थानापन्न कर सकते हैं उसको, एक की जगह दूसरे का यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो चाय एंड कॉफ़ी। अगर चाय के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चाय की डिमांड कम कर देते हैं और वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। इसी तरह तो इसका भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, पूरक वस्तुएं जिनका एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पेन एंड इंक ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, कार की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, कार की डिमांड कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक वस्तु के कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक क्रेता की आय। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब एक कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होती है तो क्या करता है, वस्तु की डिमांड ज़्यादा करता है। इनकम कम होती है तो वस्तु की डिमांड वो कम करता है। जब उसके पास इनकम ही नहीं होगी तो मांग कैसे करेगा, तो इनकम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मांग के ऊपर। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट यानी उसकी क्या टेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, फैशन, रीति रिवाज, उसकी पसंद नापसंद। तो इन चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। अगर किसी पर्सन की किसी चीज़ में टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा करता है, अगर उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो जाती है उसकी डिमांड कम करता है। एक्सपेक्टेशन, अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु की कीमत के बारे में संभावना लेकर चलता है। अगर वो ये मानता है कि फ्यूचर में वस्तु की कीमत
बढ़ेगी तो वो आज प्रेजेंट में क्या करेगा, उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा। फ्यूचर में अगर उसे कम होने की संभावना लगेगी कीमत, तो वो क्या करेगा, आज उसकी डिमांड को कम कर देगा। तो ये कहलाते हैं हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब देखिए मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा। मार्केट डिमांड फंक्शन में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के जो पॉइंट है, जो तत्व हैं, उनके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, वो हमारा मिलकर क्या बनाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये 5 पॉइंट्स तो इंक्लूड रहेंगे, उसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स है वो क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। अगर जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो डिमांड ज़्यादा की जाएगी, जनसंख्या कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी। और इस तरह इफेक्ट इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है कि जनसंख्या का जो रचना है वो कैसी है। अगर लेडीज़ ज़्यादा है, जनसंख्या में लेडीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो लेडीज़ गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो नीति है उनका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। अगर सरकार चाहती है कि वो किसी वस्तु की कीमत मांग कम करवाना चाहती है तो उस पर टैक्स लगा देगी, क्योंकि टैक्स लगने से वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जब वो किसी वस्तु की मांग बढ़वाना चाहती है तो उस पर सब्सिडी देना शुरू कर देती है। सब्सिडी देने से प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस कम होते हैं तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्लाइमेट एंड सीजन्स, जो जलवायु है और जो मौसम है उनका भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। अगर जलवायु किसी देश की, किसी इलाके की ठंडी है तो वहाँ पर ऊनी कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती है वस्तु की। सीजन, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में ठंडी वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड होती है और सर्दियों में गर्म वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड होती है। तो सीजन एंड क्लाइमेट का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का वितरण, आय का जो वितरण होता है उसका इफेक्ट भी पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। अगर आय हमारी समान रूप से वितरित है लोगों के बीच में तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगर असमान वितरण है, किसी के पास ज़्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है, तो डिमांड हमारी कम होगी। तो ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे क्या कह जाते हैं, डिमांड फंक्शन या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या कहता है। साधारणतः मांग का नियम क्या बताता है, हमें किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में हमें संबंध को बताता है। जनरली क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर ए गुड राइजेस विद ए डिक्रीज इन प्राइस एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। मांग का नियम क्या बताता है कि अगर बाकी जो चीज़ें हैं वो अपरिवर्तित रहें, उनमें कोई चेंजेस ना आए, तो डिमांड बढ़ जाती है किसी वस्तु की जब उसकी कीमत कम होती है, और कम हो जाती है जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस के बढ़ जाने पर प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड कम हो जाती है एंड प्राइस के कम हो जाने पर डिमांड बढ़ जाती है। अब देखिए इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में एंड टेबल की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे लिया था, देखा था। प्राइस लेंगे एंड क्वांटिटी लेंगे। प्राइस 5 4 3 2 1, आप कोई भी ले सकते हो प्राइस, आपको नेगेटिव रिलेशन शो करना है। क्वांटिटी हम क्या लेंगे, उसकी अपोजिट लेंगे, 1 2 3 4। अब डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओ वाई पे हम प्राइस लेंगे एंड ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे। प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 1 2 3 4 5। प्राइस जब 5 है तो क्वांटिटी 1 है, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी बढ़ गई 2 हो गई, प्राइस कम हुए तो क्वांटिटी और बढ़ गई 3 हो गई, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी बढ़ गई 4 हो गई एंड प्राइस कम हो गई 1 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर 5 हो गई। तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, डिमांड कर्व। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग का नियम, जो हमें क्या बता रहा है, प्राइस में एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रही है एंड प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है। यही कह रहा था, यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशन होती हैं, मतलब कुछ मान्यताएं हम लेकर चलते हैं। अगर ये मान्यताएं पूरी होती हैं तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, अदरवाइज ये हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा। अजम्पशन क्या है इस लॉ की, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ
कंज्यूमर, कंज्यूमर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए अभी आपने देखा है कि प्राइस में एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस हो जाते हैं, मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ने पर ही वो डिमांड को कम नहीं करेगा। तो इसलिए मान्यता ली जाती है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ है अप्लाई होगा। देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, जो क्रेता है, उसकी रुचियों में और उसकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब किसी पर्सन को किसी चीज़ की आदत लग जाती है, उसके उसमें टेस्ट बढ़ जाता है, प्रेफरेंस बढ़ जाती है, तो भले ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ भी जाए, वो उसकी डिमांड को कम नहीं कर पाता। तो ये भी एक अजम्पशन है जो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने में मानी जाती है। देर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आपने पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। उन गुड्स की जो कीमत है उनमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए था। आपने देख लिया है पीछे कि वो किस तरह से प्रभावित करती हैं किसी दूसरी वस्तु की डिमांड को, तो उन गुड्स की प्राइसेस में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन चेंज ऑफ प्राइस इन ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में वस्तु की जो कीमत है उसमें परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है, तो अगर आज उस वस्तु की कीमत कम भी है तो उपभोक्ता उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा फ्यूचर में और कीमत कम होगी, तो वो उस टाइम पे उसकी मात्रा ज़्यादा खरीदेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा। तो ये कुछ अजम्पशन है जो मानी जाती हैं, तभी क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है उसका, आपने देखा था ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से था। वो हमारा क्या बताता है, उल्टे रिलेशन को बताता है कि प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है एंड प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी आपने देखा था डिमांड कर्व का स्लोप्स कैसा होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। ये हमारा डिमांड कर्व था, अभी देखा था इसका स्लोप कैसा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। ये क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। देखिए फर्स्ट रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती उपयोगिता का, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता क्या होती है, देखिए जब आप किसी चीज़ की आपको नीड होती है, डिज़ायर होती है, उस टाइम पे जब उस चीज़ को आप परचेज़ करते हो तो आपको ज़्यादा संतुष्टि देती है। लेकिन आप जब उस चीज़ को एक बार पा लेते हो, तो जब दोबारा उसकी क्वांटिटी आप खरीदते हो तो आपको उतनी उपयोगिता नहीं मिलती जितनी उसकी पहले खरीदने से मिली थी। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो आप जो पहला गिलास पानी पीते हो उससे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आप दोबारा जब दूसरा गिलास पानी पीते हो तो आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना आपको पहला गिलास पानी पीने से मिली थी। तो जब किसी चीज़ की आप ज़्यादा मात्रा खरीदते जाते हो तो आपके लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, और जब उपयोगिता कम होती जाती है तो आप उसके लिए ज़्यादा कीमत पे करने को राज़ी नहीं होते। तो इसलिए ये नियम अप्लाई होता है, इसलिए डिमांड का क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कि कीमत के कम होने पर ही आप उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदोगे, कीमत अगर ज़्यादा है तो आप उसकी कम मात्रा खरीदोगे। नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट की बात हो रही है, कौन सी इनकम की बात हो रही है, रियल इनकम की। रियल इनकम देखिए क्या होती है आपकी, मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपये है, पहले वस्तु की कीमत 25 थी, तो 25 रुपये जब कीमत है तो उस टाइम पे आप वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकते हो, 4 अपनी इनकम से। 100 रुपये आपकी इनकम है, 25 रुपये अगर किसी वस्तु की कीमत है तो उससे आपकी कितनी मात्रा खरीद सकते हो किसी वस्तु की, 4। लेकिन अब मान लीजिए वस्तु की कीमत 20 रुपये हो गई, तो अब आप क्या हुआ, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ गई आपकी रियल इनकम, वस्तु के प्राइस कम होने से आप उन्हीं पैसों में, उसी इनकम में, 100 रुपये की इनकम में अब वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद पाओगे। अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो उसकी, 5। तो ये होता है आपका इनकम इफेक्ट, कि जब वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ने से आप क्या करते हो, उस वस्तु की आप ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हो। नेक्स्ट आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट आपने देखे थे, जिस वस्तु का, एक वस्तु का दूसरी वस्तु की जगह जब प्रयोग किया जा सकता है वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट क्या पड़ता है, मान लीजिए आपने टी एंड कॉफ़ी का जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेके चलते हैं। टी एंड कॉफ़ी आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब मान लीजिए चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। चाय की कीमत बढ़ जाने से कॉफ़ी की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। भले ही कॉफ़ी के प्राइस सेम है,
कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि चाय की कीमत बढ़ गई। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आपका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु के जो कंज्यूमर हैं, जो क्रेता हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि जो कंज्यूमर उस गुड्स को नहीं भी खरीद रहे थे वो भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कीमत कम दिखाई देती है। तो वो भी क्या करते हैं? उस वस्तु को परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो कंज्यूमर ग्रुप के साइज़ में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो लोग पहले से उस वस्तु को खरीद रहे थे वो उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है आपका कंज्यूमर ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड पे। डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है? किसी वस्तु के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे आप चने का एग्जाम्पल ले सकते हो, दूध का एग्जाम्पल ले सकते हो, मिल्क का। चने ग्राम्स है जो, उनका यूज़ आप खुद के खाने के लिए भी करते हो एंड घोड़ों को खिलाने के लिए भी करते हो। इसी तरह जो मिल्क है उसका यूज़ भी बहुत सारा होता है, पनीर बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप क्या करोगे? जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके यूज़ हैं उसमें आप उसको यूज़ करोगे, अदर जो आपके यूजेस हैं उनको आप कम कर दोगे। जैसे मिल्क का एग्जांपल ले सकते हो। मिल्क का यूज़ आप क्या करोगे? फिर पनीर वगैरह बनाने के लिए कम कर दोगे, उसका यूज़ सिर्फ आप पीने के लिए करोगे। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट यूज़। अब नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन क्या होते हैं? अपवाद। मतलब कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड का, बल्कि क्या होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। तो देखिए ये कौन सी स्थिति है ऐसी। फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ये जो आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है इसको फर्स्ट टाइम किसने पाया था? वेवलिन ने। वेवलिन ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उन्होंने क्या देखा था, इसलिए इनको वेवलिन गुड्स भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो समाज में प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती हैं, जैसे हीरे जवाहरात, मतलब डायमंड्स वगैरह, जो महंगी चीज़ें होती हैं, लग्जरी चीज़ें होती हैं, उनको क्या माना जाता है? सोसाइटी के अंदर प्रतिष्ठा की वो प्रतीक माना जाता है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं? उनकी डिमांड उस समय ज़्यादा करते हैं जब उनकी कीमत ज़्यादा होती है, तो उस समय उनकी वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब उनकी कीमत कम होती है तो वो उनकी डिमांड कम करते हैं। ये कहलाता है आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इस समय पर क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड आपका डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, लोगों को नॉलेज नहीं होती। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि किसी वस्तु की अगर कीमत ज़्यादा है तो वो गुड्स, उनकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और अगर किसी गुड्स के प्राइस कम है तो वो कैसी है? उसकी क्वालिटी लो है और उसकी डिमांड वो कम करते हैं। तो ये लोगों की एक जो अज्ञानता है, इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आपका गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, ये सर गिफिन ने दिया था ये लॉ, तो उन्हीं के नाम पे इनको गिफिन गुड्स कहा जाता है। गिफिन गुड्स आपकी कौन सी गुड होती हैं? जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट इनका नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट इनका पॉजिटिव होता है। मतलब इन पर भी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जैसे इसमें आप ले सकते हो मोटे बाजरा, मोटा अनाज का एग्जांपल ले सकते हो। इन गुड्स की जब इन गुड्स में जब क्या होता है? इन गुड्स की कीमत जब कम होती है तो लोग इनकी डिमांड कम करते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इनकम पर इनका इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? लोगों की जब इनकम बढ़ जाती है तो वो उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को ना खरीद के अच्छी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब उनकी इनकम कम होती है तो ये गिफिन गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये कहलाता है आपका गिफिन गुड्स का इफेक्ट। ये तीनों जो पॉइंट हैं इन पर क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये नियम, मांग के नियम के अपवाद हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
अब तक आप एक पॉइंट सुनते आ रहे थे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, तो प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब देखिए वो अन्य चीज़ें हैं क्या जिनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्रेता की जो आय है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आपने देखा था कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंजेस हो गए, अगर परिवर्तन हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्राइस बढ़ने पर भी अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी है तो वो उसकी डिमांड कम नहीं करेगा। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, जो दूसरे गुड्स हैं सब्सिट्यूट गुड्स है, जो स्थानापन्न वस्तु है, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी है, चाय की वस्तु में कोई चेंजेस नहीं आया, सेम है उसकी प्राइस, लेकिन कॉफ़ी की कीमत कम हो गई, तो लोग क्या करेंगे? चाय को छोड़कर कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो भले ही टी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो सब्सिट्यूट गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको बताया था, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अब देखिए पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है, पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कार के प्राइसेस सेम होने पर भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं गुड्स। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी कार की डिमांड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी आपका ये लॉ अप्लाई होगा। प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उनकी रुचियों में और उनकी प्राथमिकताओं में, उनके टेस्ट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स उनकी आदतें नहीं बदलनी चाहिए, उनके रीति रिवाज, उनके धर्म, उनकी जो मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन हो जाते हैं तो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताया था, अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो भले ही उस गुड्स की डिमांड बढ़ भी जाए, भले उस गुड्स की प्राइस बढ़ भी जाए तो भी वो उसकी डिमांड कम नहीं कर पाएगा। इसमें आप अल्कोहलिक गुड्स हो गई, जो सिगरेट, शराब, इनका एग्जांपल ले सकते हो। इन चीज़ों की अगर किसी कंज्यूमर को हैबिट हो जाती है तो उनके प्राइस बढ़ने पर भी उनकी डिमांड कम नहीं कर पाता। तो किसी पर्सन के प्रेफरेंस में एंड टेस्ट में चेंजेस नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ बायर्स, बायर का भी इफेक्ट पड़ता है। बायर्स की अगर मात्रा बढ़ जाती है, नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो प्राइस सेम होने तो प्राइस बढ़ने पर भी क्या हो सकता है? डिमांड बढ़ सकती है। तो जितने बायर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अगर संख्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसका लॉ ऑफ डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। नो पॉसिबिलिटी इन चेंज ऑफ प्राइस इन नियर फ्यूचर, भविष्य में आने वाले समय में प्राइसेस में चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे बताया था कि अगर फ्यूचर में लगता है कि किसी वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा? इस समय उसकी प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम कर देगा। अगर फ्यूचर में से लगेगा कि प्राइसेस कम होंगे तो वो क्या करेगा? अगर उसे लगेगा कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसे लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकते हैं तो भले ही आज जो सेम कीमत है उस पर भी वो क्या कर सकता है? डिमांड को कम कर सकता है। तो इस समय पे क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि फ्यूचर में जब कीमत कम होगी तभी खरीद लेंगे, आज उसकी डिमांड को हम कम कर देते हैं। तो फ्यूचर में प्राइसेस में चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। नेक्स्ट है नो पॉसिबिलिटी इन चेंज ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की संभावना है, मतलब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? प्राइस अगर बढ़ भी जाते हैं तो भी वो डिमांड को कम नहीं करेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम फ्यूचर में कम होने की संभावना है तो प्राइस कम होने पर भी वो क्या करेगा? डिमांड को बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसकी इनकम में चेंजेस आने की संभावना है, कम या ज़्यादा होने की संभावना है, तो वो क्या करेगा? फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलेगा। अगर इनकम कम होने की संभावना है तो वो सेविंग करके चलेगा, इसलिए प्राइस कम होने पर वो डिमांड नहीं बढ़ा पाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड पर। अगर इनमें चेंजेस हो जाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों के समान रहने पर ही किसी वस्तु की प्राइस में एंड उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसका जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।